बीटी कपास क्या है? देखिए बीटी कपास क्या होता है इसको जानते हैं लोग। बैसिलस यूरेजिएंसिस की कुछ नस्लें जो ऐसी प्रोटीन का निर्माण करती है जो विशिष्ट कीटों को मारने में सहायक होती है। कहने का मतलब है बीटी कपास जो है ना एक विष होता है, बैसिलस यूरेजिएंसिस होता है, ठीक है ना। ये एक ऐसे प्रोटीन का निर्माण करता है जो कीट को मारने में मदद करता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, इंसुलिन क्या है? देखिए इंसुलिन एक हार्मोन है जो अग्नाशय से निकलता है। इसकी कमी से क्या होता है, मधुमेह रोग हो जाता है जिसको शुगर बोलते हैं, ठीक। चलिए अगला जो है, इंसुलिन के निर्माण कैसे होता है? तो मधुमेह रोगी द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले इंसुलिन पहले जानवरों और सूअरों को मारकर उसकी अग्नाशय निकालकर इंसुलिन तैयार किया जाता था, जिससे लोगों को एलर्जी और बहुत सारे दिक्कत तो होती थी। तब उसके बाद अमेरिका जो है इस पर शोधन किया और उसको रासायनिक विधि से बनाने की तैयारी की, ठीक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, जीन चिकित्सा क्या है? तो देखिए जीन चिकित्सा एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसी व्यक्ति के दोषी जीन का उपचार किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि डीएनए से, क्योंकि डीएनए के जो क्रियात्मक खंड है, छोटी इकाई हैं, वो जीन होता है, उस जीन को निकाल लिया जाता है और उसमें दोष जो पाए जाते हैं उसको काट कर हटा कर और वहाँ पर दूसरा जीन लगा दिया जाता है। यानी चिकित्सा जो जीन से का उपचार करे, ठीक है ना, जीन चिकित्सा कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, परजीवी जंतु ऐसे जंतु जिनके डीएनए में परिचालन द्वारा एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित होते हैं जो अपना लक्षण व्यक्त करता है, उसे परजीवी जंतु कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, परजीवी जंतु के उपयोग। देखिए सामान्य शरीर क्रिया एवं विकास के लिए होता है, रोग के अध्ययन के लिए होता है, जैविक उत्पाद के लिए किया जाता है, या टीका सुरक्षा के लिए, या रासायनिक सुरक्षा परीक्षण के लिए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, पीसीआर का उपयोग। देखिए डीएनए की कई प्रतिलिपियां तैयार करने में किया जाता है पीसीआर का उपयोग। रक्त सीरम में किसी रोगजनक की मात्रा को पता लगाने के लिए किया जाता है, भ्रूण के लिंग निर्धारण में किया जाता है और आनुवांशिक रोग का पता लगाने में किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, खाद्य उत्पादन में वृद्धि के लिए जैव प्रौद्योगिकी। देखिए इसका उपयोग है कृषि, रसायन आधारित, कार्बनिक कृषि, आनुवांशिकता निर्मित फसल आधारित कृषि, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो वैज्ञानिक तरीका लगाकर फसलों में वृद्धि करना, अच्छा फसल उपजाना हरित क्रांति कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, उत्परिवर्तन प्रजनन क्या है? तो जीन के अंदर आधार अनुक्रम में परिवर्तन द्वारा जो आनुवांशिक विविधताएं पैदा हो जाती है, जीन उत्परिवर्तन कहा जाता है। यानी दोस्तों देखिए जीन में कुछ चेंजिंग के कारण आनुवांशिक जो लक्षण दिखाई देते हैं विभिन्नताएं, उसको क्या उत्परिवर्तन प्रजनन कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, जैव पुष्टिकरण। तो जन स्वास्थ्य को सुधारने के लिए विटामिन तथा खनिज युक्त उच्च प्रोटीन तथा स्वास्थ्यवर्धक वसा वाली प्रजीवित फसलों का विकास जैव पुष्टिकरण कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, विटामिन ए कहाँ पर मिलेगा? गाजर में, पालक में, कद्दू में मिलेगा। विटामिन सी करेला में, सरसों में, टमाटर में, बथुआ में मिलेगा। आयरन और कैल्शियम पालक और बथुआ में मिलता है, आयरन कैल्शियम। और प्रोटीन युक्त जो है मटर होता है, फ्रेंचबीन होता है, ब्रॉड बिग या सेम होता है, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है, उत्तक संवर्धन। तो देखिए उत्तक संवर्धन में क्या होता है कि किसी पादप का कोई भाग लेकर किसी रसायन में उपयोग करके नए पौधे का उत्पादन करना उत्तक संवर्धन कहलाता है, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन जो है, उत्तक संवर्धन का खोज 1898 में हैबरलैंड ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, कैलस क्या होता है? तो देखिए, संरोपित कोशिका के समूह विभाजित होकर एक उत्तक समूह बनाता है। उत्तकों के इस संगठित जो है समूह को कैलस कहा जाता है। यही आगे पौधे में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, टोटीपोटेंसी क्या है? तो देखिए, पौधे के प्रत्येक कोशिका में एक नए पौधे के जन्म देने की क्षमता होती है। इसी क्षमता को टोटीपोटेंसी कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, भ्रूण संवर्धन। भ्रूण मतलब दोस्तों क्या होता है? भ्रूण मतलब युग्मनज के बाद जो बनता है उसको भ्रूण बोलते हैं। तो विकसित हो रहे बीजों से भ्रूण को निकालकर उसे पोषण माध्यम में उगाने की विधि को भ्रूण संवर्धन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, ओजोन परमाणु में ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन जो है 21% है, नाइट्रोजन 78% और कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% होती है। अगला जो क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में हुआ था। विलुप्त जंतु कौन है? तो डोडो है, एस्टिलर्स सी काऊ है और थाईलैंसी है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में और राष्ट्रीय वन नीति 1988 में। अम्लीय वर्षा के मुख्य कारक हैं NO2 और SO2 होता है। अगला जो क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, NO2 और CO2। अगला क्वेश्चन जो है, भोपाल गैस त्रस्ती किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसे मिक गैस के नाम से जाना जाता है। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणर गढ़वाल 1970 के दशक में उत्तराखंड में हुआ था। ओजोन की मोटाई मापी जाती है तो डॉप्सन यूनिट के द्वारा मापी जाती है। ओजोन छिद्र है कहाँ पर है? अंटार्कटिका क्षेत्र में है ओजोन छिद्र है। अगला क्वेश्चन जो है, ओजोन परमाणु में ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन जो है 21% है, नाइट्रोजन 78% और कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% होती है। अगला जो क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में हुआ था। विलुप्त जंतु कौन है? तो डोडो है, एस्टिलर्स सी काऊ है और थाईलैंसी है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में और राष्ट्रीय वन नीति 1988 में। अम्लीय वर्षा के मुख्य कारक हैं NO2 और SO2 होता है। अगला जो क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, NO2 और CO2। अगला क्वेश्चन जो है, भोपाल गैस त्रस्ती किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसे मिक गैस के नाम से जाना जाता है। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणर गढ़वाल 1970 के दशक में उत्तराखंड में हुआ था। ओजोन की मोटाई मापी जाती है तो डॉप्सन यूनिट के द्वारा मापी जाती है। ओजोन छिद्र है कहाँ पर है? अंटार्कटिका क्षेत्र में है ओजोन छिद्र।